बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है अना यूसुफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। आज के प्रोग्राम का मौजू घुटनों का दर्द, और दर्द से जब बहुत आगे बात बढ़ जाती है, जब सर्जन आपको ये कह देता है कि आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, आपको घुटनों की सर्जरी करानी है, मरीज़ डर जाता है। और डरना चाहिए भी, क्योंकि आई थिंक ये बहुत सेंसिटिव काम है। आपकी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा, आपका चलना फिरना, आपकी ज़िंदगी में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अहम चीज़ यही है। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, ये बेड पे बैठना बहुत मुश्किल है, बट डरने की कोई बात नहीं है, खौफ की कोई बात नहीं है। पाकिस्तान में इसका जदीद तरीन इलाज जो है वो मौजूद है, बट इसके लिए थोड़ी सी आपको रिसर्च करनी होती है। और रिसर्च इस तरह से करनी है कि आपको अच्छे डॉक्टर का भी इंतखाब करना है, अच्छा सिस्टम भी देखना है कहाँ पर है, अच्छा इलाज मुआलजा कहाँ पर हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। अगर आप किसी नीम हकीम के हत्थे चढ़ गए, अगर आप किसी क्वैक के पास चले गए, तो समझ ले कि काम मज़ीद बिगड़ सकता है। बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स के दौरान इंजरी का शिकार हो जाते हैं, और फिर इलाज कराते कराते जब आपको एक सर्टेन टाइम पे पता चलता है कि नहीं जी, अब इसका मज़ीद इलाज नहीं चल सकता, अब सर्जरी की तरफ ही जाना है, ऐसे में भी अच्छे सर्जन का इंतखाब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि आपका मसला जो है मुकम्मल तौर पर उसको जड़ से पकड़ा जाए और हल किया जाए। अब सर्जरी कब रिकमेंड की जाती है? घुटने की सर्जरी कितनी सेंसिटिव है, माहिर डॉक्टर का इसमें क्या किरदार है, पाकिस्तान में घुटने की सर्जरी के हवाले से जिद्दत क्या आई है, वो भी आपके साथ प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर उमर भट्ट ने हमें ज्वाइन किया है, प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। आपके टाइम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा सेंसिटिव मरहला होता है ये नी पेन। अच्छा, वैसे मैंने तो अपने बचपन में हमेशा अपनी नानी को ही सुना था बचपन से ही कि घुटनों में दर्द होती है, बट अब आपको हर एज में नज़र आता है, नौजवान भी इसका शिकार होते हैं। कुछ लोग जो स्पोर्ट्स से मुंसलिक होते हैं वो भी होते हैं, एथलीट हम देखते हैं, दौड़ने वाले लोग वो भी शामिल होते हैं इसमें। ये घुटने का वैसे बाय द वे रोल क्या होता है, ज़रा ये हमें एक्सप्लेन कर दें। देखिए, इंसान की जो मोबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा जोड़ों पे डिपेंड करती है। हाथों पे आप चलते नहीं है, इंसान एक ऐसी मखलूक है जो अपने दो पैरों पे चलती है, हम अपने हाथों को इस्तेमाल करते हैं, ये हिलाते हैं। लेकिन जिस पे वेट बेयर करके आप मोबिलिटी हासिल करते हैं, चलना फिरना, वो आपकी एंकल जॉइंट है, आपका नी जॉइंट है, आपका हिप जॉइंट है, और उसके साथ स्पाइन कनेक्टेड है। तो ये सारा एक वन यूनिट है। जब सारे मिलके हेल्दी होते हैं तो आपकी मोबिलिटी बेहतर होती है। अगर आपकी एंकल में दर्द है तो आप चल नहीं पाएंगे, अगर आपकी नीज़ ख़राब हो गई हैं तब भी आपको चलने में मुश्किल होगी। इसी तरह हिप और इसी तरह कमर। तो आपने नोट किया होगा कि हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा कमर में और घुटनों में दर्द होता है, और उसकी वजह यह है कि हम ओवरवेट हैं, हम हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं गुजारते, हमारे बैठने का पोस्चर ठीक नहीं होता, और जब हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम उसको इतना डिले कर देते हैं कि उसके बाद उसका रिवर्स होकर दोबारा नेचुरली तौर पे ठीक होना ना ऑलमोस्ट मुश्किल हो जाता है। सही, ये जो डिले का वर्ड आपने इस्तेमाल किया, इसके साथ अगर मैं एक एडिशन करूं कि हम यहाँ वहाँ भी लोगों के कहने पे पहुँच जाते हैं, अच्छा फलां के पास चले जाओ, अच्छा फलां के पास चले जाओ, होम्योपैथी की दवाई से फ़र्क पड़ जाएगा, फलां जो वो पट्टी करने वाला है उसके पास चले जाओ। ये चीज़ें बहुत ख़राब कर देती हैं। कोई ऐसा पेशेंट आया जिसका केस बहुत बिगड़ चुका था इन्हीं क्वैक्स पे जाने की वजह से? बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं ऐसे। आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैं अक्सर टीवी शोज़ में बताता भी हूँ कि चूँकि हमारे मुल्क के अंदर प्राइमरी केयर सिस्टम नहीं है, जिसके अंदर हर सेक्टर के अंदर जीपीज़ बैठे हैं रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, जिस तरह इंग्लैंड में एनएचएस है। तो नेशनल हेल्थ सर्विस ने बहुत अच्छा काम किया अर्ली 40s के अंदर कि उन्होंने हर मोहल्ले के अंदर जीपी प्रैक्टिस दे दी। उस जीपी प्रैक्टिस में 8 से 10 जनरल प्रैक्टिशनर बैठते हैं और वो रजिस्टर करते हैं उस रीजन के लोगों को, बूढ़े जवान बच्चे, और वो कंपलसरी रजिस्टर करना। अब अगर आपको और मुझे कोई दर्द हुई है तो हम कभी भी हॉस्पिटल नहीं जाते, पहले हम जीपी प्रैक्टिस को कॉल करते हैं, जीपी के पास जाते हैं। जनरल प्रैक्टिशनर एक बड़ा क्वालिफाइड फिजिशियन होता है जिसने सब कुछ देखा होता है, वो देख के बता देता है कि आपकी कमर में प्रॉब्लम है, मेरी नज़र में हम स्टार्ट करेंगे फिजियो से। वो फिजियो के पास भेजता है, फिजियोथेरेपिस्ट देखने के बाद कहता है मैं इसका इलाज नहीं कर सकता, इसको स्पाइन डॉक्टर के पास भेजना है। चूँकि हमारे यहाँ ये सिस्टम मौजूद नहीं है, और जो एक और इंटरेस्टिंग बात है, हमारे मुल्क में एक ये अलमी आप कह लें कि हमारे लोग सबसे कम अपनी सेहत पे पैसे लगाते हैं। अगर आप दुनिया में जितने भी टॉप CEOs को देख लें, उनका सबसे ज़्यादा इस टाइम इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर है, लॉन्जेविटी पे,
हेल्थ के ऊपर, खूबसूरत लगने पे और अपने आप को फिट रखने पे। तो आप जितने भी दुनिया के टॉप सीईओज देख लें, वो सबसे ज़्यादा पैसे गाड़ी पे नहीं खरीदने पे लगाएंगे, कपड़ों पे नहीं लगाएंगे, वो अपनी लाइफ को लंबा करने पे लगाएंगे। और ये चीज़ अब पिछले 10 साल में बहुत पॉपुलर होने लग गई है कि जितने लोग जो वेल्दी हैं, रिच हैं, जिनके पास पैसा है, वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने ऊपर कि अगर मैं 80-90 साल तक अच्छा हेल्दी रहूँगा तो ज़रूरी बात है मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा। हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ये अनफॉर्चुनेटली कि हम लोग इतना डरते हैं, ये नहीं कि लगा नहीं सकते, पैसा भी होता है, इस डर से चूँकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है सिस्टम पे, और सिस्टम इस तरह बना नहीं हो, तो डर के मारे कभी अपनी रिश्तेदार से पूछते हैं, कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी किसी से रेफरेंस लेते हैं कि हाँ भाई तेरा इलाज किसने किया था, वो कहता है उसने किया था, ये जाने बगैर कि क्या वो उतना क्वालिफाइड है भी इलाज के लिए कि नहीं, चूंकि मेरे भाई का इलाज का रिजल्ट अच्छा हुआ था मैं भी जाऊँगा। तो ये सिस्टम एक बड़ा हमारा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पाकिस्तान के अंदर भी बहुत अच्छे डॉक्टर्स आ गए हैं, पहले भी काम कर रहे थे। बस ये इट्स ऑल अबाउट रिकग्नाइजिंग अ गुड डॉक्टर, गो टू हिम, हैव अ प्रॉपर चेक, और अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं है तो सेकंड ओपिनियन लें और थर्ड ओपिनियन लें। मेरे पास अक्सर ऐसे केसेस आए हैं विलेज की तरफ से जिसके अंदर किसी ने कहा कि सर मेरी टांग पूरी ख़राब हो गई है, इसलिए कि मुझे किसी ने कहा ये अच्छा डॉक्टर है करा लो, बगैर देखे कि उसको काम आता भी है कि नहीं, क्या वो कर भी सकता है। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम वी हैव। बिल्कुल ऐसे ही है। सर्जरी की ज़रूरत किस मरहले पे होती है और कब आप पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है कि भाई अब दूसरी कोई ऑप्शन नहीं है, आप सर्जन के पास जाएं? देखिए, अगर घुटने को ओवरऑल देखा जाए तो उसके 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं, अंदर वाला, बाहर वाला और फ्रंट पे, जिसको हम नी कैप कहते हैं। और अगर उसमें ख़राबी हो और ओल्ड एज हो तो सबसे कॉमन ख़राबी आर्थराइटिस होता है, जिसको कहते हैं जोड़ के ऊपर से जो चिकनी हड्डियाँ या कवर है वो घिस जाना। आर्थराइटिस के 4 ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, 2, 3, 4। अगर ग्रेड 1 और 2 और कुछ केसेस में ग्रेड 3 है तो हम सर्जरी नहीं करते, उसके अंदर हम पेशेंट का वेट लॉस, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, स्टेम सेल के जरिए इंजेक्शन और जेल डालना जिससे उनकी लाइफ बेहतर हो जाती है, वो देते हैं। और अगर ग्रेड 4 हो जाए और टांग बेंड होना बंद हो जाए, स्टिफनेस हो जाए, पेशेंट, जो हमारी हाँ लेग मतलब इस तरह से होती है, एब्सोल्युटली, मतलब मुड़ नहीं रही और पेशेंट की टांग एक पोजीशन में ऐसी है कि वो सजदा नहीं कर पा रहा, स्टिक से चल रहा है, और ग्रेड 4 आर्थराइटिस हो गया तो उसके अंदर बहुत ही कामयाब ऑपरेशन टोटल नहीं है। और इसी तरह अगर जोड़ का सिर्फ एक हिस्सा खराब हो गया तो अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है जिसको कहते हैं पार्शियल नी, मतलब जोड़ के सिर्फ उतने हिस्से पे कवर लगाना जो खराब है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वही टेक्नोलॉजी है जो दुबई में हम यूज़ करते हैं, इंग्लैंड में यूज़ कर रहे थे और पूरी दुनिया में सक्सेसफुल। ये जो पार्शियल नी की आपने टर्म यूज़ की, इसमें क्या घुटना कोई आर्टिफिशियल लगा दिया जाता है? एब्सोल्युटली। तो टोटल नी के अंदर भी आप आर्टिफिशियल घुटना लगाते हैं और पार्शियल नी में भी, मगर दोनों में फ़र्क क्या है? पार्शियल नी के अंदर 70% नी आपका अपना होता है। ओके। तो जब इंसान पार्शियल नी के बाद रिकवर करता है तो वो सजदा भी कर सकता है, वो चौकड़ी भी मार सकता है, वो स्पोर्ट्स भी खेल सकता है, इसलिए कि उसके अल्लाह का जो उसका अपना घुटना 70% है वो बॉडी में मौजूद है। और सबसे बड़ी बात कि उसके अंदर बायोमैकेनिकली इंसान साल के बाद फील भी नहीं करता कि मेरा पार्शियल हुआ है, उसकी वजह है कि आपका अपनी बॉडी में आपका नहीं है। लेकिन जब हम टोटल नहीं करते हैं तो ज़ाहिर बात है वो सारे सेंसिटिव नर्व्स जो आपको महसूस करवाते हैं आपके घुटने को, वो चले जाते हैं। तो उसके अंदर पेशेंट को काफ़ी अरसे तक ये फीलिंग रहती है कि मेरे घुटना आर्टिफिशियल है। पार्शियल में ये फीलिंग अच्छा, नहीं होती। उसमें क्या नमनेस सी रहती है, आपको ऐसे फील होता है कि कुछ है ही नहीं? मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर आपके हाथ के अंदर छोटी सी लकड़ी की कोई चीज़ चली जाए तो आप कितना डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। तो टोटल नी करने के बाद अक्सर पेशेंट महसूस करते हैं कि उनकी नी थोड़ी गर्म है, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट, लेकिन ये टेम्परेरी है, ये कोई परमानेंट नहीं होता। दोनों का दरमियान अगर हम फंक्शनल आउटकम की बात करें तो शायद 5 साल के बाद दोनों बराबर होते हैं। लेकिन एविडेंस ने शो किया कि जिन लोगों का आधा घुटना खराब है, अगर उसमें आप पार्शियल करें तो उनका फंक्शनल आउटकम अर्ली स्टेज में ज़रा ज़्यादा अच्छा है, मतलब 6 महीने में वो ज़्यादा जल्दी रिकवर करते हैं उन लोगों के बनिस्बत जिनका टोटल नहीं किया गया। ज़रूरत कहाँ पे महसूस होती है कि आपको मुकम्मल तौर पर अब नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाना है? देखिए, इसके बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। नंबर 1 कि आपकी हेल्थ कैसी है, अगर आप मेडिकली फिट एंड वेल हैं, आपको कोई मेजर मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, और अगर हैं भी तो उसको सही करवाएं। नंबर 2, आपकी नी के अंदर आर्थराइटिस ग्रेड 4 होना चाहिए और आपकी नी में वो सिम्टम्स होने चाहिए। अब इसका कतई मतलब नहीं है कि एक इंसान चलता हुआ आ रहा है ग्रेड 4 आर्थराइटिस के साथ, वो आके कहता है डॉक्टर साहब मुझे तो दर्द नहीं होता, तो ये ज़रूरी नहीं है आप उसमें नी रिप्लेसमेंट करें। लेकिन एक दूसरा पेशेंट आता है जो कहता है डॉक्टर साहब मुझसे तो चला नहीं जा रहा, तो जिन पेशेंट्स के लिए डेली लिविंग मुश्किल हुई हुई है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो रही है, वो चल नहीं पाते, वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते, वो नमाज नहीं पढ़ पा रहे, वो गाड़ी नहीं चला पा रहे, तो आपने उनको फंक्शनल लाइफ वापस देनी है। बिल्कुल वैसी एग्जांपल कि आपकी 60 ईयर एज और आप मेडिकली फिट एंड वेल है, लेकिन आर्थराइटिस की वजह से आप चल नहीं रहे तो आपको और बीमारियां लगेंगी। नी रिप्लेसमेंट आपको दोबारा उस फंक्शन पे ले जाएगा कि आप गाड़ी भी चलाएंगे, आप शादियों में भी जाएंगे, आप हाई हील्स भी पहन सकती हैं, आप स्विमिंग भी कर सकते हैं, आप जिम भी जा सकते हैं। सो नी रिप्लेसमेंट एक दफ़ा हो गई तो फिर लाइफ लॉन्ग आपको कुछ इसको चेंज कराने की ज़रूरत नहीं, सेफ है?
बहुत ज़्यादा सेफ़ है, सिंस 1950 से हो रही है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान के अंदर भी पिछले 15-20 साल से हो रही है, लेकिन उसको हमने ब्रॉड टर्म में देखना है। एक अच्छी नी रिप्लेसमेंट एक हेल्दी इंसान के अंदर 10 साल तक सर्वाइवलशिप 98% है। सर्वाइवलशिप का मतलब कि वो ख़राब नहीं होगी, और 20 साल तक 85%। तो अगर एक इंसान की उम्र 65 है तो आप सोच सकते हैं 80 तक 85 तक वो उसके साथ बड़ी अच्छी लाइफ गुजारेगी। सही। सो कितनी सेफ है और किस तरह से ये प्रोसीजर किस तरह से किया जाता है, मैंने अब इस तरफ आना है जी। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो ये सर्जरी का प्रोसीजर क्या है, और यस किन लोगों को बिल्कुल मना कर, अब कुछ लोग होते हैं ना, ओबेसिटी उनकी बहुत ज़्यादा होती है, डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती, तो ऑब्वियसली उनके लिए प्लान कुछ और होता होगा ना। बहुत साल पहले जब पेशेंट का वेट बहुत ज़्यादा होता था तो हम उनमें नी रिप्लेसमेंट नहीं करते थे हाई रिस्क की वजह से, लेकिन अब हमारे पास टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया की सेफ्टी और पेशेंट को जल्दी रिकवर करने का ऑप्शन ऐसा आ गया कि हम ओबीस पेशेंट्स में भी नी रिप्लेसमेंट करते हैं। बेशक उसके अंदर रिस्क फैक्टर ज़्यादा हैं, लेकिन क्यों करते हैं आप ये सुने। एक इंसान जिसका वज़न ज़्यादा है और वो चल नहीं पा रहा, उसके लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है ना चलने की बनस्बत है कि नी रिप्लेसमेंट करा के वो चले, एक्सरसाइज करे, जिम में जाए और वेट लॉस की तरफ मोटिवेशन करे। तो यस, अगर पेशेंट की सेफ्टी पैरा मार्कर सारे टिक बॉक्स होते हैं हमारी टीम के साथ, एनेस्थीसिया, कार्डियोलॉजिस्ट और फिजिशियन के थ्रू कि भाई ये फिजिकली इतनी फिट हैं कि हम इनकी नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो कर लेते हैं। तरीक़ेकार बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमारे पेशेंट्स का मेडिकल असेसमेंट करवाते हैं, जैसे वो मेडिकली असेसमेंट हो जाता है हम पेशेंट को थिएटर में लेके जाते हैं बगैर बेहोश किए, अंडर रीजनल एनेस्थीसिया जिसको स्पाइनल कहते हैं। हम पेशेंट उठा होता है, बेहोश नहीं होता, हम पेशेंट की सर्जरी स्टार्ट करते हैं, एक छोटे से कट से ऑपरेशन होता है, 35-40 मिनट्स में सर्जरी हो जाती है, पेशेंट रिकवरी रूम में जाता है, शाम के टाइम वॉक करता है, मैक्सिमम 24 से 48 आवर्स हॉस्पिटल में रहता है, फिर हम उनको घर भेज देते हैं। उसके बाद हम पेन, माइल्ड पेन पेशेंट को होती है जिसके लिए हम पेन किलर्स देते हैं, और हमारी फिजियो टीम रेगुलर उनको फिजियो करती है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट बाय 4 वीक्स इंडिपेंडेंट चल रहे होते हैं। दैट्स रियली ग्रेट। फिर अगेन उस पर आपके डॉक्टर का इंतखाब बहुत अच्छा होना चाहिए। तो प्लीज़ जब कभी भी आपने कुछ इस तरह का, अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला ना ही किसी को ज़रूरत पड़े, बट अब ज़िंदगी है ना, तो ये सब चीज़ें ज़िंदगी के साथ चलती हैं। आप अपने डॉक्टर का इंतखाब सोच समझ के करें। डॉक्टर साहब, फ्रोजन शोल्डर क्या होता है? शोल्डर जॉइंट एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह है। अगर आप इसको इस तरह सोचें कि जो इंसान गोल्फ के शौकीन है, एब्सोल्युटली, कि अगर आप सोचो गोल्फ बॉल है और गोल्फ बॉल के जो टी पे रखी होती है और हम मारते हैं जब गोल्फ खेल रहे होते हैं, सबने खेली है दुनिया में जिंदगी में गोल्फ, बिल्कुल शोल्डर जॉइंट उसी कॉन्सेप्ट पे है कि शोल्डर का जो सॉकेट है वो साइज में 8 गुना छोटा होता है और शोल्डर का जो बॉल है वो 8 गुना बड़ा होता है। अब इतने बड़े रेडियस की वजह से उसकी मूवमेंट भी इतनी ज़्यादा है। यही वजह है कि इंसान का शोल्डर जॉइंट सबसे ज़्यादा मूव करता है बॉडी में 180 डिग्री पे, जो हम बॉल थ्रो करते हैं, कंपेयरिंग टू नी, हिप और एंकल। तो जब इतनी ज़्यादा रोटेशन होती है तो उसके लिए कोई तो चीज़ होगी जो उसको अलाउ कर रही है। तो इंसान के शोल्डर जॉइंट के ऊपर एक लेयर होती है, उसको कहते हैं कैप्सूल। वो कैप्सूल रबर बैंड की तरह बड़ा लूज होता है। अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपने अचानक ज़िंदगी में कोई गेम नहीं खेली और आप जाके टेनिस खेल रहे हैं पिछले पूरे हफ्ते, अगर आपको कोई चोट लगी है या आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हुई है, तो वो जो कैप्सूल है वो मल्टीपल माइक्रो इंजरी की वजह से अचानक इन्फ्लेम्ड हो जाता है। इस इन्फ्लेमेशन प्रोसेस की वजह से उसकी जो इलास्टिसिटी है या जो लूजपन है वो सख्त हो जाता है। इस सख्तपन को कहते हैं फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर 3 स्टेजेस में होता है, 1, 2 एंड 3। स्टेज 1 में इतना दर्द होगा कि मरीज पेन किलर्स खाएगा। स्टेज 2 में दर्द कम हो जाता है और हाथ की स्टिफनेस शुरू हो जाती है, मतलब हाथ मूव नहीं करता। और स्टेज 3 में नेचुरल रेजोल्यूशन ऑफ स्टिफनेस होती है। लेकिन ये सारे प्रोसेस में 2 से 3 साल भी लग जाते हैं। लेकिन वी आर वेरी हैप्पी एंड लकी दैट वी आर वन ऑफ द फ्यू इन द वर्ल्ड जो हम एक्सरे गाइडेड इंजेक्शन के जरिए ये फ्रोजन शोल्डर को 5 मिनट में ठीक कर देते हैं। ग्रेट। और पेशेंट का हाथ बिल्कुल ठीक हो जाता है। सही। और कुछ लोग तो नमनेस की शिकायत करते हैं कि पूरी बाजू में नमनेस हो जाती है। वो उसके रीज़न 2 हैं। नंबर 1, अगर आपको एक्सट्रीम पेन है शोल्डर में तो अल्लाह ताला ने जो नेक से नर्व्स गुजारी हुई हैं वो इरिटेट होती हैं, उससे नमनेस होती है। और नंबर 2, अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो डिस्क हैं उनमें अगर थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन है या उसमें इम्पिंजमेंट है, वो भी रीज़न हो सकता है आपके हाथों में नमनेस और वीकनेस का। अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको अर्जेंटली स्पाइनल सर्जन को दिखाना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, एक और चीज़, ऐसी कंडीशन फील हो रही हो ना तो हम नॉर्मली कहते हैं जी घर में तेल ले आओ और मसाज करना शुरू कर दो। तो वो मसाज वाली प्रैक्टिस हर रोज़ आप ज़ोर ज़ोर से करा रहे हैं, ठीक है?
आई डोंट थिंक सो। उसकी वजह है कि वो और शायद ख़राब करेगा ठीक होने के बजाय। आप सोचें अगर आपके शोल्डर में इन्फ्लेमेशन है और आपका शोल्डर स्टिफ हुआ हुआ है, उसके ऊपर से आप ज़ोर ज़ोर से मसाज कर रहे हैं, आप उसको और इंजर कर रहे हैं, तो बेहतर यही होता है कि मसाज से बेहतर है फिजियोथेरेपी करा लें, एंटी इन्फ्लेमेटरी ले लें और किसी अच्छे डॉक्टर को जाके चेक करा लें। हम लोगों के मुल्क के अंदर कोई डॉक्टर की फ़ीस कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं होती, मानता हूँ कि कुछ जगहों पर ज़्यादा है, लेकिन इतनी होती है कि एक आम आदमी आराम से अफोर्ड कर सकता है कि वो जाके किसी स्पेशलिस्ट को चेक करा ले। इसलिए उसका बेनिफिट ये है कि वो कम से कम अपने डायग्नोसिस को इस्टेब्लिश कर लेगा अर्ली स्टेज में कि अगर मेरे डायग्नोसिस में ये प्रॉब्लम है तो वी कैन देन हेल्प आवर पेशेंट्स ना अर्ली। सही। वापस आना चाहूँगी, बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स इंजरी का शिकार हो जाते हैं और आप मैंने देखा है कि गली मोहल्ले में बच्चा खेल रहा था, अच्छा उसके बाद आपके पास हड्डी जोड़ के पास ले गए, पट्टी कर दी, अच्छा सारा वो लेप सा लगा के, नुकसानदेह है, वो क्या करते हैं हमारे? पाकिस्तान के अंदर सबसे कॉमन इंजरी स्पोर्ट्स में ACL है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। नी जॉइंट के अंदर 2 रस्सियां लगी होती हैं, एक एंटीरियर क्रूशिएट, एक पोस्टीरियर क्रूशिएट। हमारे यंग लड़कों को जो मोटरसाइकिल से गिरते हैं अक्सर, या जो फुटबॉल खेलते हुए गिरते हैं, उनका टांग का लिगामेंट डैमेज हो जाता है, उसको कहते हैं ACL। मैं हाईली स्पेशलाइज्ड ACL सर्जन हूँ, वेरी वेल इन दिस फील्ड फॉर मेनी ईयर्स। तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आपने उस ACL को रिकग्नाइज करके उसको दोबारा फिक्स करना है। तो वी डू आर्थ्रोस्कोपिक, मतलब की होल बगैर घुटना खोले ACL रिकंस्ट्रक्शन, और पेशेंट दोबारा उसी फिटनेस पे ले जाता है। और मैंने बहुत सारे प्लेयर्स की भी सर्जरी की हुई है, आप टीवी शो के सेलिब्रिटीज़ की भी की हुई है जिनको आप जानते भी हैं, एंड दे ऑल आर बैक इन एक्शन। तो ये बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन है, लेकिन इसके पीछे प्री रिक्विजिट ये है कि सर्जन को इसकी नॉलेज 360 डिग्री हो। वो सिर्फ ACL पे फोकस नहीं करेगा, अगर लिगामेंट डैमेज हो गया उसके साथ अगर कोई और चीज़ें उनको भी ठीक करेगा। Great. तो इट्स अ वेरी बिग टॉपिक टू डिस्कस। डॉक्टर साहब, इस नौबत तक ना ही कोई आए, बचने हमने, क्या ये उन्हीं लोगों के साथ जाके एक स्पेसिफिक एज में घुटने का दर्द वगैरह या फिर फ्रोजन शोल्डर जिनकी हड्डियां कमजोर होती हैं, हमने इसके लिए करना क्या है, प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए? एविडेंस ने शो किया कि जो लोग वेट लॉस रखते हैं, अपना ज़्यादा वजन नहीं बढ़ाते, जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी डाइट खाते हैं, उन लोगों के अंदर रिस्क ऑफ आर्थराइटिस और जोड़ का ख़राब होना 30% कम होता है बाकी लोगों से। तो ये एक बहुत बड़ा एविडेंस है कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, आप हेल्दी डाइट खाएंगे, आप वेट लॉस रखेंगे, तो आपका रिस्क बाकियों के मुकाबले में 30% कम है। मतलब ये नहीं कि आप 100% सेफ है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा परसेंटेज है 30%, कि अगर घर में 10 बंदे हैं तो उनमें 3 लोग बच जाएंगे, 7 को अगर हो सकता है तो हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप यू हैव अ हेल्दी डाइट, do regular exercise, use vitamins, and keep yourself fit. डॉक्टर साहब, ये जेनेटिक का रोल भी इसमें होता है कि अच्छा अगर आपके पेरेंट्स में हड्डियों की कमजोरी थी तो आगे चल के आपके साथ भी ये मसले हो सकते हैं? अब हमारे पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि जीन जेनेटिकल कॉजेज़ की वजह से पेशेंट में आर्थराइटिस हो सकता है, लेकिन अभी तक उसको पिन पॉइंट पिक नहीं कर पाए कि कौन सा वाला है। इट्स टू अर्ली। क्या बहुत ज्यादा यंग एज में भी ये प्रॉब्लम हम देख रहे हैं लोगों में हो जाता है कि सर्जरी तक नौबत जानी पड़ती है? बिल्कुल, हमारे पास 20 से 30 साल की लड़कियां भी आती हैं जिनको आर्थराइटिस हो जाता है और हम उनकी नी रिप्लेसमेंट की तरफ ज़रूरत पड़ जाती है। और ये वो लोग होते हैं जिनको एक प्रॉब्लम होती है जिसको कहते हैं रिमेटॉइड आर्थराइटिस। आपने सुना होगा ये वर्ड। इसका मतलब कि इंसान की अपनी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो हड्डियों के अगेंस्ट काम करने लग जाते हैं, जिसको उर्दू ज़बान में मैंने यहीं इस मुल्क में आके सीखा है, मुझे पहले पता नहीं था, गेंठिया कहते हैं शायद, गेंठिया की बीमारी। तो मुझे वर्ड नहीं पता था क्या, यहीं आके मैंने सीखा। तो हड्डियों का टेढ़ापन कहा जाता है हो जाना, वो टेढ़ापन हड्डियों की वजह से नहीं होता, वो इस वजह से होता है कि इंसान की बॉडी के अंदर जो अल्लाह ताला ने सेल्स डाले हैं वो अपनी बॉडी के अगेंस्ट काम करने लग जाते हैं। इसको कहते हैं रिमेटॉइड आर्थराइटिस। लेकिन देयर इज नो रीजन, हाँ, जेनेटिकल फैमिली हिस्ट्री। अब इसके लिए लेकिन अमेजिंग रिजल्ट्स हैं अगर आप अर्ली जाके रिमेटोलॉजिस्ट को दिखा दें, इसलिए कि हमारे पास अब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मौजूद हैं। अगर आप ये मेडिसिन स्टार्ट कर देंगे तो आप पूरी ज़िंदगी नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान के अंदर स्टेरॉइड दे दे के इतना ख़राब कर देते हैं कि उस टाइम तक उनके हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं, फिर कोई रिवर्स है नहीं। तो मैं बहुत स्ट्रांगली इसके ऊपर रिकमेंड करता हूँ कि जैसे ही आपके औरतों को खास तौर पर जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, रोज़ाना सुबह उठती हैं, टायर्ड फील करती हैं और कोई रीज़न नज़र नहीं आ रहा, प्लीज़ गो एंड सी अ रिमेटोलॉजिस्ट, लाजमी। गेंठिया से अगर आपने महफूज रहना है तो आपको ये डॉक्टर साहब ने प्रिकॉशन बता दी, आपको करना क्या है। अगर हड्डियों में थोड़ा बहुत भी दर्द होना शुरू है, मुसलसल होना शुरू हुआ है, तो प्लीज़ आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएं और यहाँ से अपना इलाज शुरू कर दें। पाकिस्तान में कहा जाता है कि हर दूसरा बंदा विटामिन डी की कमी का शिकार है, ऐसा
सच है? मतलब ये तो नहीं कहूँगा कि हर दूसरा बंदा, लेकिन इट्स क्वाइट अ लॉट। उसकी वजह है कि आपने नोट किया होगा कि पिछले 10-15 साल में हम लोग लाइफस्टाइल बहुत कंफर्टेबल गुजारने लगे जो पहले नहीं गुजारते थे। मुझे याद है मैंने पूरा बचपन बाहर गुजारा है। सुबह हम क्रिकेट खेलते थे, कॉलेज ख़त्म किया, फिर क्रिकेट खेली। अब हमारे बच्चे ज़्यादातर एक्स बॉक्स के ऊपर घर में एसीओ में बैठे हुए हैं। हमारे दोस्त भी ज़्यादातर इंडोर बैठते हैं। लास्ट टाइम मुझे नहीं याद पड़ता कि हम दोस्त बाहर जाके क्रिकेट खेल रहे हो। तो चूंकि हमारा आउटडोर सन एक्टिविटी कम हो चुकी है, हम ज़्यादातर इंडोर के ऊपर रिलाई करते हैं एक्टिविटीज का, जितनी भी आपने देखी हैं, या इवनिंग पे रिलाई करते हैं कि शाम होगी तो हम जाके बाहर कुछ खेलेंगे। निकलेंगे। जिम भी आप देख लें लग्जरी है, एयर कंडीशन लगा हुआ है, तो सनलाइट ना होने की वजह से इसमें कोई शक नहीं कि हमारी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने लग जाती है। अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपका सबसे कॉमन सिम्टम्स होंगे कि आप सुस्त फील करेंगे। आप रात में जब सो के उठेंगे आपको लगेगा मैं बहुत थका हुआ हूँ। आपके पैरों में दर्द होगा, आपकी कमर में दर्द होगा, आपको हर वक्त नींद आएगी। अगर ऐसे सिम्टम्स हैं, बहुत सस्ता सा टेस्ट है विटामिन डी का, करा लें। जैसी विटामिन डी डेफिशिएंसी हो, फ़र्ज़ करें आपकी 19 है, नॉर्मल होती है 27 से 35 तक, अगर 19 आ रही है, 17 आ रही है, हर अच्छी फार्मेसी के पास आप जाएं, उनमें हर कोई फार्मासिस्ट बैठा होता है, उसको रिजल्ट दिखाएं, विटामिन डी का सप्लीमेंट लें और 1-1.5 महीने बाद दोबारा टेस्ट करा लें। अगर आपका विटामिन डी दोबारा सही हो रहा है, ठीक है। दूसरा तरीका, चीज़ का जो टुकड़ा होता है वो खा लिया करें, दूध पी लिया करें, तो बस इन चीज़ों से आप सही रहेंगे। चीज़ बहुत इफेक्टिव है क्या? जी, बच्चों को भी दे सकते हैं? बिल्कुल देनी चाहिए। और हमारी एज के अंदर जब आप एडल्ट हो जाए तो मिल्क से ज़्यादा बेहतर चीज़ है। हाँ, तो देखिए आप कितना ज़्यादा इसका फ़ायदा है। बट इसमें मैटर ये करता है कि आप अपनी डाइट को अच्छा रखें। एंड अगेन, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आपका लाइफस्टाइल बड़ा मैटर करता है। लाइफस्टाइल अगर आप मोटापे का शिकार नहीं होंगे, चाहे आप किसी एज में भी हैं। फिर इसके अलावा जी आप वॉक करते होंगे, एक्सरसाइज करते होंगे, अच्छी डाइट होगी, यानी हेल्दी लाइफस्टाइल, तो आप बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं। ना सिर्फ घुटनों का दर्द, बल्कि आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम जो है वो, चाहे आपके दूसरे मसाइल अब कह लें कि अच्छा जी आपको हेल्थ इश्यूज़ कोई रहते हैं, आप उनसे भी महफूज रहेंगे, क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत सारी बीमारियों को दूर भगा देता है। यानी आप डाइट भी अच्छी ले रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मोटापा नहीं है, तो आप अच्छी और हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मैसेज क्या होगा डॉक्टर साहब देखने वालों के लिए? बस यही मैसेज होगा सबको कि अपनी हेल्थ को सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी दें। लेकिन पूरी ज़िंदगी हम पैसे कमाते हैं, पूरी ज़िंदगी हम अपनी फैमिली के लिए गुजार देते हैं, तो आई वांट माय पेशेंट्स टू ऑलवेज थिंक अबाउट देमसेल्व एज वेल, कि मेरे लिए ये मेरी ज़िंदगी है, मैंने अपने ऊपर भी खर्च करना है। और अपने ऊपर खर्च क्या करना है? अच्छी एक्सरसाइज करें, अच्छी खुराक खाएं, हेल्थ का ख्याल रखें, टाइम पे सोएं। तो यू नीड टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ एज वेल। सिर्फ ये नहीं कि सारी जिंदगी काम ही करते हैं। जी, आप अच्छे होंगे तो फिर आप अच्छी जिंदगी भी गुजार सकेंगे, स्माइल कर सकेंगे, जिंदगी को एंजॉय भी कर सकेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के हिस्से में जी बहुत अहम जो चीज़ है वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। क्या है जी? किताब की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। तो किताब से मोहब्बत करने वालों के लिए 39वां लाहौर इंटरनेशनल बुक फेयर, जिसका इनेकाद होने जा रहा है 4 से 8 फरवरी तक। इसके मुंतज़मीन से भी हम बात करेंगे, इसके इनेकाद का मकसद क्या है और कौन कौन से लोग इसमें शिरकत कर सकते हैं, वो भी हम प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। डायरेक्टर लाहौर इंटरनेशनल बुक फेयर मियाँ बाबर हमीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त के लिए। मकसद क्या है इसके इनेकाद का? और माशाल्लाह मुसलसल 39 साल। जी हाँ जी, इसका देखें जी, मेन मकसद तो यही है कि लोगों को बुक रीडिंग हैबिट्स को जो है, ख़ास तौर पे हमारी जो नई नस्ल है उसको बुक रीडिंग हैबिट्स उनके अंदर ही पैदा करने के लिए। और इस साल जो हमारा इसमें मोटो है वो ये भी है, वो भी हमने ऐसे ही रखा है कि किताब बदले ज़िंदगी। ये हमारा इसका मोटो है। और इसका इनकाद करने का मेन मकसद ही ये है कि हमारा जो इल्म है, इल्म हासिल करने के लिए आपको पता है किताब का होना बहुत ज़रूरी है। और हमारा जो दीनी इल्म भी है, अल्लाह ताला ने हमें किताब ही के सूरत में एक हमें इल्म दिया कि जिसको हम कुरान पाक कहते हैं। तो इसमें पूरी दुनिया से पब्लिशर, इसका इंटरनेशनल जो इसको हमने नाम दिया हुआ इसलिए कि पूरी दुनिया से पब्लिशर जो है लोकल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू यानी यहाँ इसमें शिरकत करते हैं। और इस बार भी तकरीबन 18 मुख्तलिफ ममालिक से जो पब्लिशर्स हैं, जिसमें अमेरिका, सिंगापुर के लोग हैं, उसके बाद यूके से लोग हैं, उसके बाद इसमें ईरान से कुछ लोग हैं, सऊदी अरब से लोग हैं, यानी इनमें मुख्तलिफ जगहों की जो बुक्स हैं वो हमारे पास आती हैं और वो थ्रू लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ अपना हिस्सा लेते हैं। और इसमें इस बार हमारा जो मेजर पार्टनर है वो नेशनल बुक फाउंडेशन ने हमारे साथ पूरा इलाक़ किया है और उसमें उन्होंने हमें स्पॉन्सरशिप भी दी है। तो उसमें तमाम मुख्तलिफ दिनों के अंदर ये 5 दिन का प्रोग्राम है।
ये 4 फरवरी से लेके 8 फरवरी तक होगा और सुबह 10:30 बजे से रात 10:30 बजे तक ये बिला नागा ये बगैर वक्फे के चलेगा और उसमें पार्टिसिपेशन फ्री है, पार्किंग भी फ्री है और ये तमाम इसमें हमने इस तरह की एक्टिविटीज़ रखी हैं कि बच्चों से लेके बड़े बुज़ुर्गों तक और रिटायर्ड जो लोग हैं उन तक इसमें तमाम तरह के लोग जो हैं उनकी दिलचस्पी के लिए चीज़ें हैं। और इसमें हमने एक एक्टिविटी लॉन्च भी बनाया हुआ है जिसमें बच्चों के लिए मुख्तलिफ़ फ़न की चीज़ें हैं। हम बच्चों को कहानी राइटिंग भी सुनाते हैं। इसमें हमारे पास एक आथर है नज़ीर अम्बालवी साहब, वो तकरीबन 50,000 कहानियाँ अब तक लिख सके हैं। वो बच्चों को कहानी लिखना सिखाते हैं, यानी एक वो टॉपिक देते हैं, उसका थोड़ा सा वो हिस्सा देते हैं, बाकी बच्चों से ख़ुद करवाते हैं। उसके बाद यहाँ मुख्तलिफ़ मुसन्निफ़ीन जो हैं वो ख़ुद यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और लोगों को अपने ऑटोग्राफ के साथ अपनी किताब जो है वो ख़रीदारी के लिए वो वहाँ मौजूद होते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन भी होती है। उसके बाद यहाँ एक दिन मुशायरा हो रहा है, एक दिन मज़ाहिया मुशायरा हो रहा है, एक दिन मुख्तलिफ़ कुतुब के ऊपर बात हो रही है जिसमें इंटेलेक्चुअल्स आएंगे और उसके बाद काफ़ी लोग जो हैं वो यहाँ अपनी नई कुतुब के लिए यहाँ बाकायदा तकरीबात मुनक़्क़द करते हैं, उनकी इनागुरेशन होती है। हमारे पास ऊपर एक्टिविटी लाउंज है जिसके अंदर ये तमाम यानी हर तरह की ये मामला चलते रहते हैं और हर रोज़ 3:30 बजे से 6 बजे तक एक्टिविटी लाउंज में नेशनल बुक फाउंडेशन जो है वो इंटेलेक्चुअल्स को, मुख्तलिफ़ बड़े शोरा हज़रात को, मुख्तलिफ़ मुसन्निफ़ीन को अपने प्लेटफार्म से बुला रहे हैं जिसमें कि लोगों के लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन होंगी और बहुत ही अच्छे मामलात होंगे। ज़बरदस्त। तो इसमें हर एज ग्रुप के लोग यानी शामिल हो जी सकते हाँ। हैं। अच्छा, इसमें ये भी है कि जी बहुत सारे अदारे जो हैं इसमें 50% तक डिस्काउंट भी दे रहे हैं। अच्छा। यानी जो सारा साल बच्चों को या बड़ों को हमें जो किताबें जो हैं वो तकरीबन यानी जो शेल्फ रेट है जो उसके ऊपर लिखी हुई कीमत है उसी के ऊपर मिलती हैं। तो यहाँ बहुत से अदारे 50% तक डिस्काउंट भी ऑफ़र कर रहे हैं ताकि लोग जो हैं इसमें अच्छी तादाद से किताबें ख़रीदें। और हम ये देखते हैं कि फैमिलीज़ जो हैं, यानी मैंने ये देखा कि यहाँ का जो फुट स्टेप है, जो बड़े एक्सपो में जो बड़े इवेंट होते हैं, ये हाल नंबर 1 में हो रहा है। एक्सपो के जो जितने भी बड़े इवेंट होते हैं ये उसके मुकाबले में खासा रिच होता है और इतने लोग यहाँ आते हैं और मैंने नहीं देखा कि कोई फैमिली बगैर किताबों की ख़रीदारी के लिए जो भी आता है यानी वो उसके हाथ में एक थैला होता है और वो किताबें लेके साथ जा रहा होता है। तो इसमें कई मैंने देखा है कि लोग पूरा साल इंतज़ार करते हैं और अपने पूरे साल की जो इसमें कुतुब हैं वो ले लेते हैं। यानी यहाँ आपको हर तरह के टॉपिक्स मिलेंगे, यानी फ़िक्शंस भी मिलेंगे, नॉन फिक्शन भी मिलेंगे, एजुकेशन के ऊपर किताबें भी मिलेंगी। फिर उसके बाद जो मुख्तलिफ़ हमारे मैगज़ीन्स होते हैं या जो मुख्तलिफ़ रिसर्च पेपर्स होते हैं उनके ऊपर भी चीज़ें मौजूद हैं। फिर यहाँ हमारे दो स्टॉल ऐसे होते हैं कि जो इस तरह यानी कदीम किताबें लगाते हैं जिनको हम यानी कोई तकरीबन कोई 1600 की किताब है उनके पास, या मुख्तलिफ़ इस तरह की कैटलॉग्स हैं, मुख्तलिफ़ उनके पास सीरीज़ हैं। वो भी एक यूनिक चीज़ है। वो भी अगर आप देखेंगे तो आपको 300 साल 400 साल पुरानी कुतुब, यानी ये तो इस कीमती तरह की सरमाया चीज़ें भी- होता है। जी हाँ, ये भी सरमाया है। यानी इस तरह की चीज़ें भी वहाँ मौजूद होती हैं। चलें जी, ज़बरदस्त। हम ब्रेक ले लेते हैं जी। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हम बुक फेयर के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक्सपो सेंटर में इसका इनेकाद होने जा रहा है, आप तमाम लोग जा सकते हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर बुक रखी जाती हैं, मतलब कौन से अदब से रिलेटेड अफराद इसमें शिरकत कर सकते हैं? हर तरह की बुक्स इसमें होती हैं जी। इसमें जिस तरह यानी ये कि हर जो भी यानी दुनिया में छपने वाली हर किताब जो है, यानी जो भी कंट्रोवर्शियल के अलावा तमाम किताबें यहाँ मौजूद होती हैं। मज़हबी इसमें किताबें, एजुकेशन की किताबें भी हैं, यानी बच्चों को अर्ली लर्निंग सिखाने की बुक्स भी हैं। अच्छा। उसके बाद बच्चों की स्टोरी राइटिंग है, हर तरह की यानी किताबें छोटे बच्चों से लेके यानी जो बिल्कुल पढ़ना सीखना चाहते हैं उनसे लेकर हमारे जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं उनकी यानी इल्म के लिए जो यानी किताबें देखते हैं उनकी किताबें भी यहाँ मौजूद हैं। और उसमें जो मुख्तलिफ नए इल्म आ रहे हैं उनके ऊपर भी यानी लेटेस्ट बुक्स भी मौजूद होती हैं। अदारे एहतमाम करते हैं बाकायदा कि जो मुल्क यानी दुनिया में नई किताबें छपी हैं, यानी जो 2025 के एंड तक भी जो किताबें छपी हैं वो यहाँ इस मेले में मौजूद होंगी। और यहाँ एक ही छत के नीचे मेरा ख्याल है तकरीबन कोई 10 लाख से ज़्यादा टाइटल मौजूद होते हैं। यानी इतनी बुक्स मौजूद होती हैं कि हर बंदा अपने ज़ौक़ के मुताबिक, अपने नॉलेज के मुताबिक, अपनी लर्निंग के मुताबिक यहाँ से यानी किताब सेलेक्ट कर सकता है
और ये हॉल नंबर 1 में सुबह 10:30 बजे से लेके बग़ैर किसी वक्फे के रात 10 बजे तक ये चलता है, और उसमें एंट्री भी फ्री है और उसके अंदर पार्किंग भी फ्री है। आप किसी वक्त भी यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं और बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर माहौल होता है। और जिस तरह की बसंत आ रही है, बसंत तो एक फ़न है, लेकिन जो इल्म है, इल्म हासिल करना क्योंकि हम पे फ़र्ज़ है, और इल्म ही है जिससे कौमें मिराज हासिल करती हैं, और इल्म ही है जिससे दुनिया में तरक्की होती है, और इल्म ही है कि जिससे हम सीखते हैं और हम दुनिया में अच्छी तरह रहना भी सीखते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करना भी सीखते हैं और अपने आप को बेहतर करना भी सीखते हैं। तो ये जो किताब मेला है, क्योंकि ये एक तसलसल है और एक ये इल्म का तसलसल है, और ये इस दफ़ा ये 39वां किताब मेला आ रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ जिस तरह हर साल इसको कामयाबी के साथ हम इसको मुनक्कद करते हैं कि इसमें लाखों जो हैं किताब लवर्स, बुक लवर्स शरीक होते हैं, तो इस दफ़ा भी हम तवक्को करते हैं कि लाहौर जो ज़िंदा ज़िलान का शहर, जो कॉलेजों का शहर है, जो बागों का शहर है, वो यहाँ लाहौरी जो हैं वो यहाँ जोक दर जोक तशरीफ़ लाएंगे और अहले ज़ौक़ होने का सबूत देंगे। गैर मुल्की पब्लिशर्स भी इसमें शिरकत कर रहे हैं इस दफ़ा? जी, इसमें गैर मुल्की पब्लिशर्स भी आते हैं, लेकिन हमने बताया कि वो थ्रू लोकल रिप्रेजेंटेटिव हमने इस तरह का रखा हुआ है कि वो लोकल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू यहाँ तशरीफ़ लाएं, ताकि हम ये भी चाहते हैं कि हमारा जो लोकल बिज़नेस है वो प्रमोट हो, हमारा जो पाकिस्तानी जो बिज़नेसमैन है उसको बेहतर अंदाज से एक बिज़नेस करने का मौका मिले। सही। इसमें लिखारी भी शिरकत कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं? जी, इसमें तो बल्कि मैं बता रहा हूँ कि यहाँ जितने अच्छे अदारे हैं वो अपने आथर्स जो हैं, बड़े बड़े जो रिनाउंड आथर हैं, मैं अब मैं नाम लेने शुरू करूँगा तो ये ना कोई मिस हो जाए। यानी आप ये देखें कि मेरा ख्याल है कि कोई 20 जो बड़े लिखारी हैं वो यहाँ खुद तशरीफ़ लाते हैं और अपने ऑटोग्राफ के साथ वो किताब जो है वो मुहैया होती है, और उसके बाद आप उनसे सवाल जवाब भी कर सकते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, और बहुत ही अच्छे अंदाज से, यानी जो मुसन्निफ़ीन हैं आप उनके साथ मिल के इस अंदाज से, यानी बंदा जिनको सिर्फ सोच सकता है वो यहाँ मौजूद होते हैं। यहाँ बड़े बड़े मुसन्निफ़ीन जो हैं, शोरा हज़रात हैं, और उसके बाद यहाँ कुछ प्रोग्रामात भी हो रहे हैं और नई कुतुब की रूनुमाई भी होगी। अच्छा, अब इतना बड़ा मेला होता है, लोगों को ना थोड़ा सा वो गाइड करना होता है कि किस ज़ौक़ के लोगों के लिए कहाँ कहाँ स्टॉल्स लगे। जी, तो काउंसलिंग के लिए अब क्या आपकी वहाँ टीम मौजूद होती है जो बताए? वहाँ मुख्तलिफ अदारों ने भी अपनी टीमें रखी होती हैं, और हमारा वहाँ हमारा बाकायदा रहनुमाई का डेस्क भी मौजूद होता है। और उसके बाद ये है कि आप वहाँ जिस टाइम भी आएंगे और आप किसी से भी रब्ता करेंगे तो आपको बहुत अच्छे अंदाज से उसके बारे में आपको बताया जा सकता है कि किस किस्म की किताबें कहाँ मौजूद हैं। बहुत अच्छे स्टॉल्स मौजूद हैं, और मेरा ये ख्याल है कि जब आप आएंगे, और जो दोस्त, मेरा तो ये ख्याल है कि लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं सारा साल कि हम आएँ, फिर उसमें कॉलेजेस और स्कूल्स के जो लाइब्रेरियन हज़रात हैं वो भी यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और अपने अदारों के लिए बुक सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि इतनी वैरायटी कहीं भी मौजूद नहीं होती। यानी यहाँ हर तरह की वैरायटी मौजूद होती है, जिसमें कि नॉन फिक्शंस हैं, फिक्शंस हैं, हर तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं। इल्म के ऊपर, नई रिसर्च के ऊपर, जिस तरह AI है, इसके ऊपर हर तरह की चीज़ें हमारे वहाँ यानी मौजूद होंगी। जिद्दत को भी साथ साथ लेके चल जी रहे हाँ। हैं। और उसके बाद बल्कि ये भी है कि बहुत सारे अदारे जो अब इस वक्त ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं, वो भी यहाँ उनके स्टॉल भी हैं जो वो बताएंगे कि ऑनलाइन लर्निंग में, यानी वो जो जिस तरह पार्टिसिपेशन करते हैं, किताबें जो हैं जिस तरह नेट पे अवेलेबल हैं, उस तरह के अदारे भी मौजूद हैं कि जो अपनी प्रोडक्शंस वहाँ लेके आएंगे। यानी गाइड करने के लिए भी प्रॉपर वहाँ पे लोग मौजूद होंगे। अच्छा, वो जो इंटरेक्टिव सेशन आप कह रहे हैं कि सवाल और जवाब का सेशन भी होगा, उसमें बड़े मुसन्निफ भी होंगे, तो आप ज़ौक़ रखने वाले लोग आके अपनी आसानी से गुफ्तगू कर सकते हैं? जी बिल्कुल, वहाँ आप आएँ। ऊपर हमारा एक एक्टिविटी लाउंज है जो एक हाल है, उसके अंदर रोज़ मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर, इल्मी मौज़ूआत के ऊपर, जो कि हम अखबार में भी देते रहेंगे, और हमारा LIBF का पेज भी है जो तमाम सोशल मीडिया जो जितने भी प्लेटफॉर्म पे उन पे LIBF के नाम से आप रिसर्च करेंगे तो उसमें डेली एक्टिविटी जो हमारी वहाँ होती होगी वो भी उस दिन की डेली एक्टिविटी हम शेयर कर रहे हैं। उसके बाद हमने लोगों को बताने के लिए शहर में कोई फ्लोट्स भी चलाए हुए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बुक फेयर की जो है वो मालूमात पहुंच सकें और लोग आसानी से यहाँ तशरीफ़। लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए आपने कहा कि कुछ जगहों पर 50% ऑफ भी दिया जाता है, तो नॉर्मल जो किताबें हैं उनकी कीमत बाहर मार्केट से कम होती है? नहीं, जाहिर है किताब की कीमत तो वही होती है ना जो लिखी हुई होती है। ठीक है। तो उस लिखी हुई कीमत के ऊपर, जाहिर है मार्केट में तो वो लिखी हुई कीमत वो पे ही उसी मिल पे रही फरोख्त होती है। तो उस लिखी हुई कीमत के ऊपर 50% तक अदारे डिस्काउंट दे रहे होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी ऑफ़र है और बड़ी अच्छी ऑफ़र है, क्योंकि इसमें लोग, क्योंकि डायरेक्ट जो आमतौर पे पब्लिशर इसमें मौजूद होता है तो दुकानदार इसमें नहीं होता,
तो वो जो होलसेल का अंदर इसके अंदर मुनाफा होता है या बुक शॉप का मुनाफा होता है वो इसमें से निकल जाता है और पब्लिशर और जो कायरीन है वो डायरेक्ट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उनको अच्छे रेट्स पे ऑफर की जाती है। यानी हम लोगों को ये मैसेज दे सकते हैं कि अपने ज़ौक़ के मुताबिक आप रिसर्च करें, आप जो सी किताब चाह रहे हैं तो इंशाल्लाह आपको वहाँ पे मिल जाएगी और अच्छी प्राइस पे मिल जाएगी। आप अपनी तमाम रिसर्च मुकम्मल करके वहाँ पर आ सकते हैं एंड यस, किताब से रिलेटेड गुफ्तगू भी कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे माहिरीन मौजूद होंगे जो कि आपसे बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकेंगे। और एक छत तले अगर आपको इतनी वैरायटी मिल जाती है, कभी आप इस शॉप पे जाएं, कभी इस शॉप पे, यहाँ पर आपको हर तरह के कुतुब मिलेंगे जिसमें तारीख से हवाले से भी होंगी। और मुझे हैरानगी हुई है कि जिद्दत को भी साथ साथ लेके चल रहे हैं। एआई के हवाले से भी अगर आप कुछ चाह रहे हैं, जदीद टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी अगर बुक्स चाह रहे हैं, वहाँ पर भी मौजूद होंगी। दीनी ज़ौक़ रखने वाले लोगों के लिए दीनी कुतुब मौजूद होंगी। तो हर तरह से इस किताब मेले में आपको फैसिलिटेट किया जाएगा। तो जो लोग ज़ौक़ रखते हैं खुद आएँ, अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ, अपने बच्चों को किताब से मोहब्बत सिखाएं। नो डाउट ये किताब ही है जो बहुत सारे लोगों को ना जाने कहाँ से कहाँ ले जाती है, कामयाबी की उन मनाजिल पे ले जाती है जिसका ख्वाब कभी हम देखते हैं। जी, मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज यही है जी कि आप जिस तरह हर साल इस मेले को खुश असलूबी के साथ यहाँ मुनक्कद होता है और इसको आप भरपूर तवज्जो देते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ इल्म की रिसर्च के लिए, इल्म से मोहब्बत के लिए, क्योंकि लाहौर अहले इल्म का शहर है, तो हम चाहते हैं कि जोक दर जोक तशरीफ़ लाएँ और अपने आने वाली नस्ल को किताबों के साथ जोड़ने के लिए किताब मेले में उनको लेके आएँ, ताकि बच्चों को पता लगे कि किताब की क्या अहमियत है ज़िंदगी में और उनको क्या सीखना है। जी, और इसके लिए आपको इस किताब मेले में शिरकत के लिए जाना है। जी, इस एक एक्सपो सेंटर में आप जाएं ज़रूर और वहाँ पर जाके आप देखें जी, आपको वैरायटी ऑफ बुक्स नज़र आएंगी, ख़रीदारी भी करें और उनके हवाले से इंफॉर्मेशन भी हासिल करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।